बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 7 है। आज हम आपके लिए जो किताब ला रहे हैं वो है नाकाबिले तस्सीर मुजरिम, आवाज तालियावान, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0333249537 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 249 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 7 सफ़ा नंबर 131 से। जोसेफ ने इमरान के दरिया में कूदते ही अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी और फिर वो इमरान को तेजी से दरिया में गोता खाकर गायब होते हुए देखता रहा। दूर अंधेरे में पुल का अजीम ह्योला नजर आ रहा था। पुल के आसपास रोशनी की वजह से इतने घुप अंधेरे में भी पुल का ह्योला इतनी दूर से नजर आ रहा था। जोसेफ का अंदाजा था कि आधे घंटे में इमरान पुल तक पहुंच जाएगा और फिर डायनामाइट वहां फिट करके उसे मजीद आधा घंटा पुल से गुजरकर महफूज जगह तक पहुंचने में लग जाएगा। इस लिहाज से 1 घंटे का वक्फा काफी था। वो झाड़ी में छुपा खामोशी से पुल की तरफ देखता रहा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो घड़ी की तरफ भी देख लेता। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। फिर 1 घंटा गुजरने में 15 मिनट बाकी रहते थे कि जोसेफ को पुल की तरफ से फायरिंग की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। फासला काफी होने की वजह से फायरिंग की आवाजें काफी हल्की सुनाई दे रही थी, मगर फायरिंग मतवातर हो रही थी। जोसेफ को अंदाजा था कि फायरिंग स्टेन गन्नों से और काफी तादाद में हो रही है। जोसेफ फायरिंग की आवाजें सुनकर उलझ गया, क्योंकि वक्त के लिहाज से इमरान को पुल से काफी दूर पहुंच जाना चाहिए था, मगर पुल पर होने वाली फायरिंग से तो साफ जाहिर था कि इमरान अभी पुल के नीचे या पुल के पास मौजूद है। अब जोसेफ सोच रहा था कि अगर रेंज फायर दिखाई ना दिया तो क्या वो ठीक 1 घंटे के बाद मशीन का बटन दबा दे। जोसेफ का दिमाग तेजी से सोचने में मसरूफ था कि क्या वो अंधाधुंध बटन दबा दे या ना दबाए। वो सोच रहा था कि अगर उसने वक्त पर बटन ना दबाया तो ये भी हो सकता है कि इमरान का मिशन ही नाकाम हो जाए। उसने बड़ी ही बेकरारी से घड़ी देखी। अभी 1 घंटा गुजरने में 13 मिनट बाकी थे। वक्त इंतहाई तेजी से गुजरता चला जा रहा था। फायरिंग की हल्की हल्की आवाजें वक्फे वक्फे से अब भी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक जोसेफ ने एक फैसला कर लिया कि वो मशीन समेत पुल की तरफ भागना शुरू कर दे। जिस कदर नजदीक होकर वो सूरत हाल को देख सके उतना ही बेहतर है। चनाचा उसने मशीन उठाकर जेब में डाल ली और फिर झाड़ियों में ही तेजी से दरिया के किनारे किनारे होता हुआ पुल की तरफ भागने लगा। गो इस तरह से उसे देख लिए जाने का शदीद खतरा था, क्योंकि दरिया के किनारों पर यकीनन निगरान छिपे हुए होंगे। मगर होने वाली फायरिंग से उसने यही अंदाजा लगाया था कि इमरान अभी भी पुल के नीचे फंसा हुआ है। जोसेफ ने हद्दुल वसा अपनी रफ्तार बेहद तेज रखी और फिर तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद अचानक उसे किनारे के करीब रोशनी नजर आई। एक शोला सा लपका था और उसके फौरन बाद एक नन्हा सा जुगनू चमकने लगा था और जोसेफ ठटक कर रुक गया, क्योंकि जाहिर है किसी ने सिगरेट सुलगाया था और सिगरेट की रोशनी से थोड़ी ही दूर थी। वो एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया। अब आगे जाना न सिर्फ अपनी जान के लिए महदूद था, बल्कि अगर निगरानों ने वो मशीन छीन ली तो मिशन भी नाकारा हो सकता था। उसने जल्दी से घड़ी देखी। 1 घंटा गुजरने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे और इस बात का तो सवाल ही ना पैदा हो सकता था कि वो 5 मिनटों में पुल के करीब जाकर अपनी आंखों से सूरत हाल देखकर इकदाम कर सके। उसी लम्हे उसे इमरान की ये हदायत याद आ गई कि ठीक 1 घंटे के बाद उसने मशीन का बटन दबा देना है, और उसे मालूम था कि इमरान अपनी हदायत पर सख्ती से अमल कराने का आदी है। जबकि पुल पर फायरिंग बदस्तूर जारी थी, आखिर उसने यही सोचा कि मुकर्रर वक्त से 5 मिनट बाद वो मशीन का बटन दबा देगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर 5 मिनट की देर होने पर इमरान ने इससे जवाब तलब किया तो वो घड़ी के अचानक बंद हो जाने का बहाना कर देगा। ये फैसला करते ही वो मुतमईन होकर बैठ गया। उसकी नजरें घड़ी पर जमी हुई थीं। जब मुकर्रर वक्त खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी रह गए तो एक लम्हे के लिए जोसेफ को ख्याल आया कि वो मशीन का बटन दबा दे, मगर फिर उसने अपने सर को झटक दिया। वो अपने फैसले पर कायम रहना चाहता था और फिर मुकर्रर वक्त पूरा करके सेकंड की सुई आगे बढ़ गई और जोसेफ ने फिर एक तवील सांस ली। उसकी नजरें घड़ी की सुई के साथ जैसे चिपक गई थीं। फिर जैसे ही 1 मिनट ज्यादा हुआ, जोसेफ को पुल की तरफ से हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी। यूं लगता था जैसे पुल लर्ज रहा हो। जोसेफ को एक लम्हे के लिए बहुत हैरत हुई कि अभी तो उसने मशीन का बटन ही नहीं दबाया, फिर ये पुल क्यों लर्ज रहा है? क्या डायनामाइट खुद ब खुद फट गया है?
गड़गड़ाहट तकरीबन 3 मिनट तक जारी रही, फिर एक बार खामोशी तारी होगी। अभी सिर्फ 2 मिनट बाकी रह गए थे। जोसेफ मुसलसल अंधेरे में चमकने वाली सुइयों पर नजरें गाड़े बैठा हुआ था। फिर जब 1 मिनट बाकी रह गया तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसने अपनी भारी उंगली सुर्ख रंग के बटन पर रख दी। सेकंड की सुई तेजी से 12 के हिस्से की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। एक लम्हे के लिए जोसेफ को ख्याल आया कि सुर्ख बटन में पुल के साथ साथ इमरान की अपनी जिंदगी भी दाव पर लगी हुई है, मगर दूसरे ही लम्हे उसने यह ख्याल झटक दिया वो इससे ज्यादा देर करके इमरान के काम की खिलाफ वर्जी ना कर सकता था। और फिर जैसे ही सेकंड की सुई 12 पर पहुंची, जोसेफ ने एक तवील सांस लेते हुए सुर्ख बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे एक खौफनाक और कान फाड़ धमाका हुआ और हर तरफ चकाचौंध रोशनी फैल गई। धमाके के साथ ही खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी और फिर जोसेफ ने पुल की तरफ देखा। जोसेफ ने पुल को फिजा में बिखरते और उसके बेपनाह मलबे को दरिया में गिरते देखा और एक लम्हे के लिए मबहूत होकर रह गया, मगर दूसरे ही लम्हे से एक ख्याल आ गया कि पुल की तबाही के बाद वहां खौफनाक सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी और फिर उसका यहां से निकलकर महफूज जगह पर पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। यही सोचकर जोसेफ उठा। उसने मशीन उठाकर दरिया में फेंकी और फिर दरिया की मुहालिफ समत झाड़ी में भागना शुरू कर दिया। उसे वो जगह अच्छी तरह मालूम थी जहां इमरान ने और उसने इकट्ठा होना था। नया पैराग्राफ। पुल से थोड़ी दूर एक छोटे से कैबिन में इस वक्त 2 अफराद मौजूद थे। कैबिन के दरमियान में एक बड़ी सी मेज थी जिसके पीछे एक कुर्सी पड़ी हुई थी, जबकि दूसरी कुर्सी मेज के दाएं जानब थी। इन दोनों कुर्सी पर 2 अफराद मौजूद थे। सामने दीवार पर एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन फिट थी। मेज पर एक बड़ा सा ट्रांसमीटर रखा हुआ था और स्क्रीन रोशन थी। इस स्क्रीन के 2 हिस्से थे, जिनमें से एक हिस्से पर पुल के ऊपर का मंजर और दूसरे हिस्से में पुल के नीचे का मंजर नुमाया था। मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ मकादमी आदमी GP5 के तमाम ग्रुपों का इंचार्ज मेजर रॉनसन था, जबकि दूसरी कुर्सी पर GP5 के मुकामी सेक्टर का इंचार्ज राजर बराजमान था। इन दोनों की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। पुल के ऊपर हर 5 फर्द एक मुसल्ला सिपाही मौजूद था, जबकि पुल के नीचे सर्च लाइटों की रोशनी फैली हुई थी और पुल के स्तूनों से तेजी से टकराता हुआ पानी भी साफ नजर आ रहा था। पानी इस कदर रोशन था कि स्क्रीन पर दरिया की निचली तह तक नजर आ रही थी। अचानक ट्रांसमीटर से एक आवाज निकली, मेजर रॉनसन, W3 कॉलिंग यू ओवर। यस, मेजर रॉनसन स्पीकिंग ओवर। मेजर रॉनसन ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन करते हुए कहा, मेजर, चेक पोस्ट नंबर 3 ने इतला दी है कि उन्होंने दरिया के बहाव की समत किसी चीज को उबरते और गोता खाते देखा है। ओवर। क्या उसको चेक कर लिया गया है, वो कि मछली ना हो। ओवर। मेजर रॉनसन ने सर्द लहजे में पूछा, यस सर, ऐसी कोई बात नहीं, उसे वाज़ेह तौर पर चेक कर लिया गया है, वो कोई इंसान है। ओवर। दूसरे से स्पॉट लहजे में कहा गया, ओके, तुम होशियार रहो, जो कुछ भी है आखिर पुल के नीचे ही आएगा और फिर देख लिया जाएगा। ओवर। मेजर रॉनसन ने जवाब दिया, ओके जनाब, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया। तो साथ ही मेजर रॉनसन ने बटन ऑफ कर दिया। क्या मुजरिम पुल को डायनामाइट से तबाह करेंगे? रॉजर ने कहा। तो तुम्हारा क्या हाल है कि धक्का देने से पुल गिर पड़ेगा? मेजर रॉनसन ने सर्द लहजे में कहा और रॉजर झींक कर खामोश हो गया। इन दोनों की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी कि अचानक वो दोनों चौंक पड़े। उन्होंने पुल के नीचे स्याह लिबास में मलबूस एक नौजवान को उभरते हुए देखा। मेजर रॉनसन ने फुर्ती से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो मेजर रॉनसन, सेक्टर 1, पुल के नीचे एक मुजरिम मौजूद है। दोनों तरफ से 2 मुसल्लह अफराद नीचे कूद जाएं और कोशिश करें कि मुजरिम को जिंदा पकड़ा जा सके। अगर ऐसा ना हो सके तो उसे गोली मार दी जाए। ओवर। मेजर रॉनसन ने इंतहाई जोश भरे लहजे में कहा, ओके जनाब, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। उन्होंने देखा कि मुजरिम पानी के अंदर तेजी से तैरता हुआ पुल के दरमियानी स्तून की तरफ बढ़ा चला जा रहा था और फिर उसने कमर पर बंधा हुआ थैला खोला और उसमें से एक पैकेट निकाला। ओ, तो वो डायनामाइट फिट करना चाहता है। राजन ने बेख्तियार कुर्सी से उछलते हुए कहा, स्टोन इलेक्ट्रोग्राम है, इसकी ये कोशिश बिल्कुल बेकार जाएगी। मेजर रॉनसन ने इंतहाई मुतमईन लहजे में कहा। उसी लम्हे उसने पैकेट को स्टोन से लगाया, मगर दूसरे ही लम्हे स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आदमी इंतहाई तेजी से उछलकर पीछे गिर पड़ा। पैकेट उसके हाथ से निकलकर पानी में बह रहा था। देखा, मैंने कैसा अच्छा इंतजाम कर रखा है, मेजर रॉनसन ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। और फिर उनके देखते ही देखते मुजरिम ने पैकेट दोबारा पकड़ लिया और दोबारा स्तून की तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे पुल के दोनों तरफ से 2-2 आदमी दरिया में कूद पड़े। चूंकि मेजर रॉनसन ने मुजरिम को जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया था,
इसी लिए मुसल्ला होने के बावजूद वो दोनों अतराफ से तेजी से मुजरिम की तरफ बढ़ने लगे। मगर दूसरे ही लम्हे एक धमाके से दोनों आदमियों के पुरहचे उड़ गए। ओ, मुजरिम रेंज बम इस्तेमाल कर रहा है, मेजर आंसर ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। और उसी लम्हे दूसरी तरफ से आने वाले दो आदमी भी एक और धमाके से खत्म हो गए। फिर देखते ही देखते मुजरिम ने थैले में से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और फिर हाथ बढ़ाकर उसने जैसे ही डिब्बे का सिरा स्टून से लगाया, एक जबरदस्त छपाका हुआ। ओ, उसने इलेक्ट्रोग्राम सिस्टम नकारा कर दिया है। मेजर आंसन ने गुस्से की शिद्दत से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर मेजर आंसन के देखते ही देखते मुजरिम ने डायनामाइट सतून के साथ लगा दिया। मेजर आंसन ने फिर से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। मेजर आंसन स्पीकिंग। मुजरिम ने स्टोन के साथ डायनामाइट फिट कर दिया है। अब वो पानी से बाहर आएगा। जैसे भी बाहर आएगा उस पर गोलियों की बौछार कर दो। उसके मरने के बाद हम डायनामाइट उतार लेंगे, मेजर आंसन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मगर मेजर आंसर की देखते ही देखते मुजरिम पुल से बाहर आने की बजाय तेजी से दूसरे स्टोन की तरफ बढ़ा और फिर उसने स्टोन के करीब पहुंचकर रिवॉल्वर निकाला और दूसरे ही लम्हे स्क्रीन पर पुल का वो निचला हिस्सा तारीक हो गया जहां मुजरिम मौजूद था। जल्दी करो, दोनों तरफ से गोलियों की बारिश कर दो और मुतबादल सर्च लाइटों का जल्द इंतजाम करो, जल्दी, मेजर आंसर ने हलक फाड़ कर चीखते हुए कहा। ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, इंतहाई खतरनाक। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वैसी हरकत करेगा, मेजर आंसर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। स्क्रीन पर मेजर आंसर ने पुल पर मुसल्ला अफराद को झुककर पानी में फायरिंग करते देखा। पुल पर जबरदस्त भागदौड़ हो रही थी और फिर सर्च लाइटें नीचे लटका दी गईं और स्क्रीन पर इन दोनों सतूनों का दरमियानी हिस्सा एक बार फिर रोशन हो गया। इस बार बुलेट प्रूफ सर्च लाइटें लगाई गई थी, मगर मुजरिम कहीं नजर न आ रहा था। ओह, मुजरिम कहाँ गायब हो गया? वो पुल से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इस कदर शदीद फायरिंग में वैसे जुर्रत न करेगा, मेजर आंसर ने झुलाए हुए लहजे में कहा। मेरा ख्याल है मुजरिम स्टोन पर चढ़कर पुल के निचले जंगले पर पहुंच गया है, इसलिए वो हमें नजर नहीं आ रहा, राजा ने कहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, मेजर आंसर ने कहा और फिर उसने मेज के किनारे पर लगे हुए एक छोटे से हैंडल को तेजी से नीचे किया और स्क्रीन पर दोनों स्टोनों के दरमियान वाला मंजर पानी से बुलंद होने लगा। चंद लम्हों के बाद पुल का निचला जंगला साफ नजर आने लग गया था। वो देखो, वो जंगले पर मुजरिम मौजूद है। वो आहनी राड को दोनों हाथों से पकड़कर लटक लटक कर आगे बढ़ रहा है। राजर अचानक चीख पड़ा। हाँ, अब वो इस तरह आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, कुछ दूर होने दो, उसके बाद मैं इस आदमी को नीचे उतारूंगा ताकि डायनामाइट उतारा जा सके, मेजर आंसर ने कदरे इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। और फिर अभी मुजरिम चंद ही फुट आगे जाकर बड़ा होगा कि मेजर आंसर फिर से चीख पड़ा। डायनामाइट स्टोन से उतार लो फौरन। और फिर उसी लम्हे चार गोताखोर दरिया में कूद पड़े और तेजी से उस स्टोन की तरफ बढ़ने लगे। मगर देखते ही देखते मुजरिम आहनी राड पर पेट के बल लेट गया। उसने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख गोताखोरों की तरफ किया और फिर उसके रिवॉल्वर ने शोले गिले। ओ वेरी बैड, चारों खत्म हो गए। मुजरिम का निशाना बेहता है, मेजर आंसर ने मेज पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा। मेरा ख्याल है हमें मुजरिम के पुल से निकलने का इंतजार करना चाहिए। इस तरह जब तक वो पुल के नीचे है वो हमारी जद से महफूज रहे, राजन ने राय देते हुए कहा। मगर डायनामाइट, मेजर आंसर ने कहा। मेरा ख्याल है डायनामाइट वायरलेस सिस्टम के जरिए फटेगा और जब तक मुजरिम किसी महफूज मुकाम तक खुद न पहुंचेगा वो हरगिज ऐसा न करेगा, वरना जाहिर है पुल के साथ साथ उसके अपने भी पुरहचे उड़ जाएंगे, राजन ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, मेजर आंसर ने कहा और फिर उसने ट्रांसमीटर पर चीख कर कहा, कोई गोताखोर नीचे ना उतरे, मेरी दूसरी हदायत का इंतजार करो। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। मेजर आंसर और राजर दोनों की नजरें एक बार फिर स्क्रीन पर चिपक गई। मुजरिम आहनी रॉड पर लेटा हुआ था। वो शायद निकल भागने की तरकीब सोच रहा था। मेजर, राको एक्सप्रेस पुल की तरफ इंतहाई तेज रफ्तारी से बढ़ती चली आ रही है, बस वो पहुंचने ही वाली है, ट्रांसमीटर से आवाज गूंजी। ओह, उसे वायरलेस पर हुक्म दो कि वो आहिस्ता रफ्तार से पुल पर से गुजरे, वहां हमारे आदमी मौजूद हैं और इतने कम वक्त में उन सबको वहां से हटाया नहीं जा सकता, मेजर आंसर ने चीखते हुए कहा। और फिर 2-3 मिनट के बाद ही उन्होंने पुल के ऊपर से राको एक्सप्रेस का इंजन दाखिल होते हुए देखा। उसकी रफ्तार खासी कम थी। गाड़ी के से बचने के लिए वहां मौजूद मुसल्ला अफराद सिमट कर पुल में जगह बनी हुई खाली जगहों पर चिमट गए थे। उसी लम्हे उन्होंने मुजरिम को तेजी से पुल के ऊपर चढ़ते देखा। वो ऐसी जगह से
चढ़ रहा था जहां सिपाही इस वक्त मौजूद ना थे। मुजरम पुल पर चढ़ रहा है, होशियार, मेजर आंसर ने चीखते हुए कहा, मगर उसके देखते ही देखते मुजरम तो पुल पर चढ़ चुका था और फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से उसने डिब्बे का हैंडल पकड़ लिया और वहां लटक गया। दूसरे लम्हे मुजरम दरवाजा खोलकर गाड़ी में दाखिल हो चुका था। मुजरम गाड़ी में सवार हो गया है। गाड़ी को पुल के बाद फौरन रोक लो, गाड़ी को घेर लिया जाए और गाड़ी गुजरने के बाद गोताखोर नीचे जाकर डायनामाइट उतार ले, मेजर आंसर ने चीखते हुए कहा। इसी दौरान गाड़ी का आखिरी डिब्बा भी पुल क्रॉस कर गया और सिमटे हुए मुसल्लम फौजी फौरन अपनी जगह से बाहर निकले। और राजर, हम खुद गाड़ी चेक करेंगे, कहीं मुजरिम फरार ना हो जाए, मेजर आंसर ने मेज के गिर्द चक्कर खाकर बाहर आते हुए कहा। और फिर वो दोनों भागते हुए कैबिन के दरवाजे की तरफ बाहर निकले, मगर अभी वो उस कैबिन के बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ कदम बढ़ा ही रहे थे कि एक खौफनाक धमाका हुआ। यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इन्हें उठाकर फजा में उछाल दिया। धमाके के फौरन बाद इंतहाई खौफनाक गड़गड़ाहट हुई और फिर वो उछलकर नीचे गिर पड़े। उन्हें फजा पुल में उड़ता और बिखरता हुआ साफ नजर आ रहा था। धमाके और गड़गड़ाहट की आवाज अभी तक सुनाई दे रही थी। अगला पैराग्राफ। सड़क पर तिरछी खड़ी हुई कारों के करीब मौजूद सिपाहियों में से एक आदमी ने हाथ उठाकर सफदर को इशारा किया और सफदर ने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया। गाड़ी की रफ्तार में नमाया कमी आ गई और सफदर कार को आहिस्ता होते देखकर सामने खड़ी कारों के करीब मौजूद सिपाही तेजी से सड़क की तरफ सिमटने लगे। सफदर की कार आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी और उसकी रफ्तार लम्हा ब लम्हा कम होती जा रही थी और जैसे जैसे सफदर की कार करीब आती जा रही थी, सिपाही भी उसी रफ्तार से सड़क के दरमियान आते जा रहे थे। फिर सफदर की कार और सिपाहियों के दरमियान 10 फुट का फासला रह गया था कि सफदर ने यकदम पूरी कुव्वत से एक्सीलेटर दबा दिया और उसके साथ ही उसने इंतहाई फुर्ती से स्टीयरिंग को दाएं तरफ काटा और गाड़ी झटका खाकर जैसे उड़ती हुई सड़क के दाएं तरफ बढ़ी। दूसरे ही लम्हे एक हल्का सा धमाका हुआ और सफदर ने इंतहाई फुर्ती से एक बार फिर कार को स्टीयरिंग बाएं तरफ काटा और फिर एक्सीलेटर पर पैर की पूरी कुव्वत सरफ कर दी। उसी लम्हे सफदर की कार पर गोलियां बरसी, मगर कोई गोली उन तक ना पहुंच सकी और कार की कमान बने हुए तीर की तरह आगे बढ़ती चली गई। सफदर ने बड़ी महारत से काम लिया था। उसकी कार दाएं तरफ खड़ी कार के पीछे बम्पर से टकराई थी और उसने सड़क पर खड़ी कार को आगे की तरफ धकेल दिया था। इसी तरह सफदर ने कार को सड़क पर से उतारकर दोबारा सड़क पर चढ़ा दिया था और उसे रोकने वालों की स्कीम नाकाम रही थी। सफदर आंधी और तूफान की तरह कार उड़ा लिए जा रहा था और फिर चंद लम्हों के बाद उन्होंने अपने पीछे सायरन की तेज आवाज गूंजती सुनाई दी। पुलिस कारें अब उनका पीछा कर रही थी। हमें ये कार छोड़नी पड़ेगी, हम पुलिस की ताकतवर गाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते, सफदर ने दांत भींचते हुए कहा। लेकिन हम इस वीराने पर इस कार को कैसे छोड़ सकते हैं? तुम इसे भगाते रहो, मैं कोशिश करूंगी कि पुलिस की कारें नजदीक ना आए, जूलिया ने कहा और फिर उसने हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से कार की अकबी विंड स्क्रीन पर मार दिया। विंड स्क्रीन पर लकीरों का जाल सा फैल गया। जूलिया ने एक बार फिर अपना रिवॉल्वर सर से नीचे किया और उसका दस्ता पूरी कुव्वत से दोबारा विंड स्क्रीन पर मारा और दूसरे ही लम्हे तेज हवा का झोंका कार में दाखिल हुआ। विंड स्क्रीन बारीक किरचियों की सूरत में तब्दील होकर अंदर सीट पर आ गिरी थी। पुलिस की गाड़ियां इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली आ रही थी। जूलिया ने रिवॉल्वर की रेंज का अंदाजा किया और फिर इसने रिवॉल्वर का रुख पुलिस की गाड़ी की तरफ कर दिया और ट्रिगर दबा दिया। दूसरे ही लम्हे एक धमाका सा हुआ और पुलिस गाड़ी का रुख यकलख्त पलट गया। ओ मारा, जूलिया ने चीखते हुए कहा, मगर दूसरे ही लम्हे वो इंतहाई तेजी से नीचे को दबक गई क्योंकि पुलिस की कार के पलटते ही उसके पीछे आने वाली कार से सफदर की कार पर गोलियों की बौछार सी हो गई और फिर गोलियों की आवाजों के साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ और सफदर के हाथ से स्टीयरिंग डोलने लगा। कार का एक टायर बस्ट हो चुका था। बस्ट टायर के साथ सफदर कार नहीं चला सकता था, इसलिए उसे मजबूरन कार को एक तरफ करके रोकना पड़ा और इससे पहले कि वो नीचे आते पुलिस की कई गाड़ियों ने इन्हें घेर लिया। फिर तो जैसे पुलिस के सिपाहियों की बारिश होगी और उनके सबके हाथों में रिवॉल्वर थे। अब जाहिर है कि मुकाबला बेसूद था, इसीलिए चंद ही लम्हों में तीनों कार से बाहर थे और उनके हाथों में हथकड़ियां पड़ चुकी थीं। उनकी तलाशी लेकर उनकी जेबें भी खाली कर दी गई और उन्हें धकेल कर एक पुलिस कार में सवार कर दिया गया और फिर पुलिस कारों का ये काफिला तेजी से आगे बढ़ने लगा। हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? सफदर ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। खामोश रहो वरना यही गोली मार देंगे। करीब बैठे हुए एक सिपाही ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, भाई देखो, हमने तिल अबीब जाना है, अगर हो सके तो हमें वहीं पहुंचा देना। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वही जा रहे हैं, बेफिक्र रहो। दूसरे सिपाही ने हंसते हुए कहा,
लो भाई, मसला हल हुआ, अब हम पुलिस की हिफाजत में तिल अबीब पहुंच जाएंगे। सफदर ने यूं इत्मीनान का सांस लेते हुए सीट से पूछ लगा दी जैसे उसका बहुत बड़ा मसला हल हो गया, और कैप्टन शकील और जूलिया भी मुस्कुरा दिए। जाहिर है वो सफदर की बात का मतलब समझ गए थे कि अब तिल अबीब पहुंचने तक कोई हरकत नहीं की जाएगी और ना ही उन्हें कोई रोकेगा। अगला पैराग्राफ। इमरान पुल की आहानी राड पर पेल के बट लेटा गहरी नजरों से घड़ी की तरफ देख रहा था। मुकर्रर वक्त खत्म होने में बस चंद ही सेकंड बाकी रह गए थे और इमरान को अच्छी तरह इल्म था कि जोसेफ हुक्म की पाबंदी में मिसाल नहीं रखता। इसीलिए चंद सेकंड के बाद उसने उंगली सुरख बटन पर रख देनी है और साथ ही दबा देना है। उसके साथ ही पुल समेत इमरान का जिस्म भी फजा में बिखरता चला जाएगा। इमरान की नजरें सेकंड की सुई पर जमी हुई थी जो बस 12 के हिस्से पर पहुंचने ही वाले थी। फिर जैसे ही सुई 12 के हिस्से पर पहुंची, इमरान ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब किसी भी लम्हे वो खौफनाक धमाका सुनने का मुतवक्का था। मगर जब उसे आंखें बंद की काफी देर हो गई तो उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे। सेकंड की सुई एक और चक्कर लगा चुकी थी, मगर डायनामाइट इसी तरह स्टोन के साथ चिपका हुआ था। तो क्या डायनामाइट के सिस्टम में कोई खराबी हो गई है, इमरान ने सोचा। मगर वो तो ये सोच भी नहीं सकता था क्योंकि जोसेफ हुक्म अदूली कर सकता है, और अगर ऐसा है तो ये मिशन नाकाम हो गया। इमरान की सोच में बेजारी कूट कूट कर भरी हुई थी और ऐन उसी लम्हे उसे पुल पर से हल्की सी लर्जिश महसूस हुई जो लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। एक लम्हे के लिए तो वो हैरान रह गया कि डायनामाइट के फटे बगैर आखिर पुल में ऐसी लर्जिश क्यों हो रही है, क्योंकि डायनामाइट तो उसे स्टोन के साथ चिपकाया हुआ साफ दिखाई दे रहा था। मगर दूसरे ही लम्हे वो समझ गया कि ये लर्जिश किसी ट्रेन की आमद की वजह से है। और फिर चंद ही लम्हों के बाद उसे ट्रेन पुल में दाखिल होती हुई दिखाई दी और उसी लम्हे इमरान के जहन में एक ख्याल कूंदे की तरह लपका। उसे मालूम था कि पुल पर सवाए थोड़े थोड़े फासले पर पड़ी हुई जगहों की सिपाहियों के खड़े होने के अलावा और कोई जगह नहीं थी जहां वो ट्रेन के गुजरते वक्त ठहर सके। इसलिए उसे यकीन था कि पुल पर मौजूद सिपाही ट्रेन की आमद के साथ ही उन बड़ी हुई जगहों पर सिमट गए होंगे। मगर जिस जगह इमरान मौजूद था वहां वो दो बड़ी हुई जगह मौजूद नहीं थी। वो जगह वहां से काफी दूर थी और फिर दरमियान में कई आहनी स्टोन भी आ जाते थे। इसीलिए उसने चलती हुई गाड़ी में मौजूद डिब्बों से लटक कर सवार होकर वहां से निकल जाने का फैसला किया। चनाचा दूसरे ही लम्हे वो इंतहाई तेजी से वहां से हटा और 2-3 आहनी गार्ड क्रॉस करके वो पुल के ऊपर पहुंच गया। ट्रेन आधी गुजरी थी और इसकी रफ्तार भी हासिल सुस्त थी, इसलिए इमरान को गाड़ी के साथ सिमट कर खड़ा हो गया। और फिर जैसे ही एक कंपार्टमेंट का दरवाजा इसके सामने आया, उसने अपनी जगह से छलांग लगाई और दूसरे ही लम्हे वो दरवाजे को पकड़ चुका था। फिर ये उसकी खुशकिस्मती थी कि दरवाजा भी खुला हुआ था, इसलिए पलक झपकने में वो गाड़ी के अंदर पहुंच गया। ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट था जिसमें एक तवील राहदारी थी जिसके कुछ दरवाजे खुले हुए थे। रात का वक्त होने की वजह से कोपू के तमाम दरवाजे तकरीबन बंद थे, इसलिए वो तेजी से खाली राहदारी में दौड़ता चला गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके मुंह पर ठंडी हवा के झोंके लगे। ये 2 कंपार्टमेंट्स के दरमियान की खाली जगह थी जिसे लोहे के तख्ते से जोड़ दिया गया था ताकि आसानी से गुजरा जा सके। इमरान ने इंतहाई फुर्ती से अपने पीछे दरवाजा बंद किया और फिर उसने तेजी से अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया। स्याह रंग के वाटरप्रूफ लिबास के नीचे उसने आम सा लिबास पहना हुआ था। उसने स्याह बाल उतार कर बाहर उछाल दिए और फिर उसके साथ ही उसने अपने बालों पर हाथ फेरा। दूसरे ही लम्हे उसके सर के बालों की विग और चेहरे पर चढ़ी हुई एक बारीक सी झिल्ली उतरती चली गई। उसने उसे भी बाहर उछाल दिया। अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ लिबास और मुख्तलिफ हुलिये में था, इसलिए उसने दोबारा दरवाजा खोला और राहदारी में आ गया। एन उसी लम्हे ट्रेन रुकती हुई महसूस हुई और वो तेजी से दरवाजे की तरफ झपटा और दूसरे ही लम्हे वो एक तवील सांस लेकर रह गया, क्योंकि पूरी गाड़ी के गिर्द मुसल्लह सिपाही मौजूद थे। और फिर इससे पहले कि गाड़ी पूरी तरह साकिन होती, अचानक ही एक खौफनाक और दहला देने वाला धमाका हुआ और इमरान सहारा लेने के बावजूद उछलकर एक तरफ जा गिरा। पूरी गाड़ी से एकदम चीखें बुलंद होने लगी और कोपू के दरवाजे धड़ाधड़ खुलने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी और लोग बेतहाशा राहदारी में दौड़ते हुए दरवाजों की तरफ बढ़ने लगे। धमाके मुसलसल हो रहे थे
اور اتنی خوفناک گڑگڑاہٹوں کی آوازوں نے تو جیسے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ عمران بھی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا مشن کامیاب ہو چکا ہے اور پل کے پرہچے اڑ چکے ہیں۔ گاڑی میں سوار لوگ دروازہ کھول کر نیچے کودنے لگے، ہر طرف ایک خوفناک افراتفری سی مچ گئی تھی، شور و گل اور چیخوں کی وجہ سے کان پڑی آواز تک نہ سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر مسافروں کے اس ریلے میں عمران بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ یہاں لوگ بری طرح گاڑی سے دور بھاگ رہے تھے، اندھیرے کی وجہ سے صحیح صورتحال کسی کو بھی معلوم نہ ہو رہی تھی، اور ہر شخص یہی سمجھ آ رہا تھا کہ گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا ہے، اس لیے ہر شخص جلد از جلد گاڑی سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ عمران بھی اسی ہجوم میں دوڑتا ہوا گاڑی سے کافی دور نکل آیا اور پھر مختلف راستوں پر چکراتا ہوا وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ جوزف نے بڑے وقت پر بٹن دبایا تھا، اگر وہ چند منٹ دیر نہ کرتا تو یقیناً اس وقت عمران جنت میں بیٹھا حوروں سے باتیں کر رہا ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران ساراب کے خفیہ اڈے میں پہنچ کر رک گیا۔ اس وقت صرف رک وہاں موجود تھا، جس کے چہرے پر شدید پریشانی نمایاں تھی، کیونکہ خوفناک دھماکوں اور گڑگڑاہٹ کی آوازیں اس نے بھی سنی تھی، لیکن چونکہ وہ اس وقت بہت دوری پر تھا اس لیے باہر نہ جا سکتا تھا۔ کیا ہوا پرنس، یہ دھماکے کیسے تھے؟ رک نے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی انتہائی پریشان لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، صرف پل ٹوٹ گیا ہے، عمران نے بڑی ہی بے نیازی سے جواب دیا اور پھر ایک کرسی پر ڈھیر ہو جانے کی صورت میں بیٹھ گیا۔ اوہ، اتنا بڑا پل ٹوٹ گیا، مگر کیسے؟ رک نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بڑی چیز جلدی ٹوٹ جاتی ہے مسٹر رک، اسی لیے چھوٹی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، عمران نے بڑے ہی فلسفیانہ لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے دروازے پر محسوس انداز کی دستک ہوئی اور رک تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد جب رک واپس آیا تو جوزف اس کے ہمراہ تھا۔ عمران کو سامنے بیٹھے دیکھ کر جوزف کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ باس آپ، شکر ہے آپ زندہ سلامت ہے، جوزف نے خوشی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں باہر جا کے حالات معلوم کر رہا ہوں، رک نے بڑے ہی مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں تم جاؤ، ہم یہاں موجود ہیں۔ اور سنو، ساراب کہاں ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ باس کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا کہ وہ صبح آئے گا، وہ آپ کے متعلق بھی پوچھ رہے تھے، رک نے جواب دیا۔ اوکے، صبح ملاقات ہو جائے گی، عمران نے بڑی ہی بے نیازی سے کہا اور رک تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔ اس کے چہرے پر چھایا ہوا تجسس صاف نظر آ رہا تھا۔ جوزف، تم نے بٹن دبانے میں دیر کیوں کر دی تھی؟ رک کے جاتے ہی عمران نے آنکھ نکالتے ہوئے جوزف کو پوچھا۔ وہ باس میری گھڑی بند ہو گئی تھی، جوزف نے نظریں چڑھاتے ہوئے کہا۔ گھڑی بند ہو گئی تھی، کیا اب چل رہی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں باس، 5 منٹ رک جانے کے بعد خود بہت چل پڑی تھی، جوزف نے عمران کو مسکراتے دیکھ کر قدرے ہی مطمئن لہجے میں کہا۔ ایسا کرو جوزف، اس گھڑی کو مجھے دے دو، میں تمہیں انعام میں 4 بوتلیں وسکی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے باس، اتنا بڑا انعام؟ مگر باس کہیں آپ میرے 5 منٹ کی دیری سے ناراض تو نہیں؟ جوزف نے کہا۔ اور پھر جب عمران نے جوزف کو تفصیل بتائی کہ کس طرح اس کے 5 منٹ دیر کرنے سے عمران کی زندگی بچ گئی تو جوزف خوشی کے مارے ناچنے لگا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی کو چوم رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے سر کو یوں تھپکیاں دے رہا تھا جیسے اس کے دماغ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اچھا بس، اب ناچنا بند کرو اور الماری کھول کر دیکھو کچھ کھانے کو بھی ہے یا نہیں، عمران نے کہا اور جوزف تیزی سے الماری کی طرف بڑھ گیا۔